नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने YouTube चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, EBS मैराथन ये तीसरी क्लास है मेरी, जो कि आपके लिए होने वाले ऑनलाइन एग्ज़ाम सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2022-23 में हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, पेपर में प्रश्न यहीं से आएंगे। दोस्तों, पेपर में प्रश्न दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, इसे फॉलो जरूर करिएगा दोस्तों, मिस ना करें दोस्तों ज़्यादा कुछ ना कहते हुए प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्नों पर चलने से पहले दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। उससे पहले दोस्तों मेरे YouTube चैनल संजय एकेडमी को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हम आपके बीच अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर आते रहें दोस्तों। आइए दोस्तों, इसी के साथ आज का पहला प्रश्न है कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी, जो कि देखता था। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, क्या है? जमीन और जीविका की समस्याएं, भूख की समस्याएं, क्या है? भूख की समस्याएं, वनों की समस्याएं, कुड़क संस्कृति की समस्याएं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है केवल ए, ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर सी ए और डी, ऑप्शन नंबर डी केवल डी। तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा, केवल तो गलत हो जाएगा और केवल ए भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों बी और सी या ए और डी। तो दोस्तों जो तोरांग की जो स्थापना की थी दोस्तों, तो उसमें जमीन और जीविका की समस्याएं, ए भी सही है दोस्तों, और क्या है? डी भी सही है, कुड़क संस्कृति की समस्याएं। तो दोस्तों केवल डी गलत, केवल ए गलत, और सही क्या हो जाएगा? ए और डी दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए और डी दोनों सही है। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? परिवार से, खेल और परिवार से, परिवार, समाज और खेल से, प्रतियोगिताएं आयोजित करना तो गलत हो जाएगा, और परिवार इससे भी नहीं दोस्तों, खेल और परिवार सही है, लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, तो बी भी हमारा गलत हो जाता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। परिवार, समाज और खेल से सहयोग की भावना सीखी जा सकती है। आइए अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है हमारे लिए। किस पर? नहीं पर। चींटियां, दीमक, भृंग, मधुमक्खी। दोस्तों तो इसका सही मधुमक्खी ये गलत हो जाता है, दीमक भी गलत, चींटियां भी गलत, भृंग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है बलसांड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलसांड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। उत्तर भी गलत और पश्चिम भी गलत, उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों।
मैप मेंशन किया है मैंने, इस पर दोस्तों नज़र मार लीजिएगा दोस्तों, इस पर नज़र डाल लीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? अबू धाबी जो है दोस्तों में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए डॉलर, ऑप्शन नंबर बी रुपया। रुपया तो दोस्तों भारत का है, किसका है? भारत का है। और ये डॉलर जो है वो यूएसए का है, यूएसए का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दिरहम, ऑप्शन नंबर डी टका। दोस्तों अबू धाबी में जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अबू धाबी में जो प्रचलित है दोस्तों, वहाँ की अबू धाबी की जो मुद्रा है उसका नाम है दिरहम। दोस्तों अबू धाबी से और भी प्रश्न पूछ लेगा दोस्तों, जैसे कि पेट्रोल पानी से सस्ता कहाँ है? पानी से सस्ता पेट्रोल कहाँ है? तो अबू धाबी। पानी से सस्ता पेट्रोल कहाँ है? अबू धाबी। पानी से सस्ता पेट्रोल कहाँ है? अबू धाबी। तो दोस्तों पानी की कमी कहाँ है? अबू धाबी। और डेट पाम जो है दोस्तों वो कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी में पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी दिरहम। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, मैंने मेंशन किया है, देख लीजिएगा दोस्तों। ये अबू धाबी की करेंसी है, नोट है दोस्तों। कितने का है? 50 रुपये 50 रुपये का नोट है दोस्तों, 50 दिरहम्स ये लिखा हुआ है दोस्तों, 50 दिरहम्स दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, चिराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में, यानी युग्म मानी जोड़ों, किसमें दोस्तों? जोड़ों में युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चिराव नृत्य किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? मणिपुर, मिजोरम, असम, ओडिशा, असम तो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? मिजोरम दोस्तों, क्या हो जाता है? मिजोरम। मणिपुर भी गलत। तो प्रश्न नंबर 6 का जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। आइए अगला प्रश्न, ये देखिएगा, ये चिराव डांस है दोस्तों। क्या है? ये चिराव डांस है दोस्तों। ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये जो होता है मिजोरम में होता है। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण, यानी कि छत के दोस्तों यहाँ के होगी, छत के वर्षा के पानी का संरक्षण करके, भौमी जल नहीं होगी, भूमि जल होगी दोस्तों। क्या होगी? भूमि जल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार। तो किस में किया गया है? प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर क्या? बिहार में तो पानी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ें आती हैं दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाता है। पंजाब में पानी कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश भी अच्छा है। राजस्थान दोस्तों, जो छतों का जो छत है दोस्तों, इसका जो पानी आता है बहकर दोस्तों, इसके लिए एक गड्ढे में एकत्र कर लेते हैं, जिसके लिए जो कि आंगन में होता है दोस्तों, उसे स्टोर करके पानी पीते हैं और पानी पीने के लिए एकत्र करते हैं, जिसे टाँका कहा जाता है दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, टाँका कहा जाता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
8। प्रश्न नंबर 8 है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? कहाँ से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर ए असम और मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम, त्रिपुरा और मणिपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न नंबर 8 का असम और मिजोरम तो गलत हो जाएगा, मेघालय भी गलत, अरुणाचल प्रदेश और असम शायद, त्रिपुरा और मणिपुर ये भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश और असम। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है, यानी क्या माध्यम है परिवार? प्राथमिक सामाजिकरण का, द्वितीय सामाजिकरण का, द्वितीय तो गलत हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय गलत हो जाएगा। प्राथमिक और द्वितीय सामाजिकरण का, प्राथमिक और द्वितीय परिवार कभी नहीं हो सकता, द्वितीय परिवार कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए सी भी गलत हो गया। तृतीय सामाजिकरण ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिक सामाजिकरण का। परिवार जो फैमिली जो है दोस्तों वो प्रथम सामाजिकरण का दोस्तों क्या है? प्राथमिक कारण है दोस्तों, क्या है? प्राथमिक माध्यम है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुई वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 में चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, बाबा आमटे। तो प्रश्न नंबर 10 का क्या हो जाएगा? वंदना शिवा ये तो गलत हो जाएगा, मेधा पाटकर भी गलत और बाबा आमटे भी गलत। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? तबादला, स्थानांतरण द्वारा अंदर आना, स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना और विस्थापन। दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का? प्रश्न नंबर 11 का तबादला ये तो सरकारी लोगों का होता है दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। स्थानांतरण द्वारा अंदर आना नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना ये भी गलत हो जाएगा। विस्थापन दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ है दोस्तों इन लोगों का? एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना कहा जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? कीट, विषाणु, फफूंद और जीवाणु। दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का? कीट ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो गलत हो जाता है। विषाणु भी गलत, फफूंद भी गलत नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फफूंद भी, ये भी गलत दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु। क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निधानी यानी कि सेल्फ आयु होती है। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो सही हो जाता है, ए
सही हो जाता है 13 का। भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, बी भी सही हो गया। सी देख लेते हैं क्या है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इनमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ए बी सी सही हो गया। डी और देख लेते हैं क्या है। हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है, यानी कि डेट एक्सपायर हो चुकी है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए बी सी डी हो जाएगा। देख लेते हैं ए बी सी डी, पहला ही प्रश्न सही है। अगला प्रश्न, आगे ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों हमारे लिए। इस तरह के प्रश्न जो है अगर शुरू में ही आप टिक मार्क कर लेंगे दोस्तों तो आपका काफ़ी समय इस तरह के क्वेश्चन बचा देंगे। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। किस पर ध्यान देना है? नहीं पर ध्यान देना है हमारे लिए। आइए प्रश्न के ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है, कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसलिए ये तो गलत हो क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें। अगर मछली डालेंगे दोस्तों तो ये मछली मच्छरों के जो अंडे होते हैं उनके लिए खा जाती है, तो दोस्तों प्रजनन पर रोक लग जाएगी जो कि मच्छरों के लार्वा को खा ले। तो ये तो सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया दोस्तों, ये सही है इसीलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। देख लेते हैं क्या है। डी और देख लेते हैं, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो तेल का छिड़काव करें। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए गलत हो गया। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो ये नहीं रोकती दोस्तों, ये मच्छरों से हमें काटने से, ये रोग फैलने की तो रोक करती है लेकिन प्रजनन पर ये कोई भी रोक नहीं करती। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिया करें, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है। केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है। प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिएं, क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। सी तो दोस्तों बिल्कुल सही है, 15 का सी तो सही है। अब ए बी सी, दोस्तों केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है, ए भी सही है और सी भी सही है। ए भी सही है और सी भी सही है। बी और देख, चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। बिल्कुल सही।
ए बी सी तीनों ही सही हैं। देख लेते हैं। ए ऑप्शन नंबर ए में ए बी और सी बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बी और सी। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है देखते हैं। कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं। शिक्षक का क्या नाम है? जोसफ। कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? देखते हैं क्या उद्देश्य है। अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया। बी देख लेते हैं क्या है। भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। सही लग रहा है। तब भी सी डी देख लेते हैं। संतुलित आहार क्या है, इसकी चर्चा करना। नहीं दोस्तों, ये तो विशेष बढ़िया ऑप्शन नहीं है। इससे अच्छा बी है हमारे पास। डी देखते हैं क्या। साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। साझा करना कि क्या खाना सामान्य है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और ए भी गलत हो जाता है। अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया। ऑप्शन नंबर बी बचता है भाई सही है। भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कक्षा 4 पांचवा अध्याय। कक्षा 4 पांचवा अध्याय अनिता एवं मधुमक्खियां में अनिता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। यानी कि जो बालिका जो है वो सितारा यानी कि स्टार के रूप में साझा किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं एवं उनको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 17 का ये तो दोस्तों ज़्यादा दमदार क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो ये तो गलत हो जाता है। इससे अच्छा देखते हैं और क्या है। ये दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। सही लग रहा है दोस्तों। तब भी सी डी और देख लेते हैं क्या है। दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं। नहीं, अनभिज्ञ नहीं दोस्तों, ये तो ये नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। होती हैं एवं उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नहीं, ये तो गलत हो। इससे अच्छा तो बी है हमारे पास। डी देखते हैं। दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार एवं समाज पर बोझ होती हैं। नहीं दोस्तों, बोझ नहीं होती हैं, बिल्कुल गलत, सबसे ज़्यादा गलत ऑप्शन है दोस्तों ये। दोस्तों सही उत्तर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ही बचता है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में। कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या है। हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व, सांप्रदायिकता का अस्तित्व, धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का?
ये जो दर्शाता है दोस्तों हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व, ये तो गलत हो जाता है दोस्तों, ये तो दर्शाता है। बी देख लेते हैं, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जाति भेदभाव के लिए दर्शाता है। सी और डी दोनों गलत हो जाते हैं। सांप्रदायिकता का अस्तित्व, ये भी गलत, और धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व, ये भी गलत। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। थोड़े बड़े प्रश्न हैं दोस्तों, ये शिक्षण शास्त्र के प्रश्न हैं दोस्तों, पेडागोजी के प्रश्न हैं दोस्तों, धैर्य बनाकर रखें दोस्तों। यह एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर आया हूं दोस्तों मैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईबीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईबीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थियों के स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है। स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं क्या है, यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हों, बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, शायद इससे भी अच्छा हो, विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित होता है, नहीं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूहों में कर रहे हों। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 है कक्षा 3 के, प्रश्न नंबर 20 है कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है। शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी है घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा, व्यवसाय की अवधारणा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्यवसाय की अवधारणा, ये तो गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 दोबारा पढ़ लेते हैं क्या है, कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है दोस्तों। ये ईबीएस क्या है दोस्तों, ईबीएस एनसीईआरटी का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा, ये तो गलत हो जाएगा। बी, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। डी की आवश्यकता ही नहीं है पढ़ने के लिए। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है मौखिक इतिहास। मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। कैसा है, महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। सबसे अच्छी तरह क्या दर्शाता है, देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहे, नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है, शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहे, नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन अपने विचारों में बोलना है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाता, नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है, शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। डी और देख लेते हैं क्या है,
शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहें। फिर रट्टाफिकेशन हो गया दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 21 का डी गलत हो जाता है। सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या है। स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रश्न देखते हैं दोस्तों अभी और। स्थान विशेष को समझाने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन दोस्तों क्या है देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों, यह सही नहीं है। प्रश्न नंबर 22 का यह सही नहीं है दोस्तों। बी देखते हैं। बी क्या है? वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, बी सही है। सी देख लेते हैं क्या है। हम वास्तविक दरियां नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। सी गलत हो जाता है। सी गलत हो जाता है 22 का। डी देखते हैं क्या। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। बिल्कुल सही दोस्तों। तो बी और डी सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 का क्या है? बी और डी। ए और सी गलत हो जाता है। बी और डी ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? दोबारा पढ़ते हैं प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन नंबर बी श्रव्य साधन, ऑप्शन नंबर सी है विश्वकोश, ऑप्शन नंबर डी है समाचार पत्र की रिपोर्टर्स। देख लेते हैं 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? पाठ्य पुस्तकें तो गलत हो जाएगा। श्रव्य साधन, विश्वकोश भी नहीं, समाचार पत्र की रिपोर्टर्स, यानी कि समाचार पत्र की जो रिपोर्टर्स हैं वो सही हो जाता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। दोस्तों पेडागोजी के जो प्रश्न होते हैं वो लेंथी होते हैं थोड़े दोस्तों। आइए अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है देखते हैं। विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखते हैं। विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय ही दे सकता है। बिल्कुल गलत। विद्यार्थी कभी भी कोरी स्लेट नहीं होते दोस्तों। क्या होते हैं? कोरी स्लेट नहीं होते, और ना ही विद्यालय ही दे सकता है, अन्य जगह से भी बच्चा सीख सकता है। तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है 24 का। सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रियाएं एक जैसी होती हैं। नहीं दोस्तों, अलग अलग होती हैं। बच्चा कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है।
विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट सीधा नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाता है। सी यहीं काट देता हूँ मैं, बिल्कुल गलत हो जाता है, ये ट्रिक है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 24 का सी गलत हो जाता है, डी बिल्कुल सही है। पढ़ लेते हैं क्या है। विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। वह परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। वह परिस्थितियों से सीखता है दोस्तों और प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। तो प्रश्न नंबर 24 का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 जो है देखते हैं क्या है। विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। प्रश्न नंबर 25 का देखते हैं कि कौन सा परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। नहीं दोस्तों, गलत है। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाता है प्रश्न नंबर 25 का। बी देखते हैं। इनमें बी देख लेते हैं, ये तो गलत हो जाता है। बी देख लेते हैं क्या है। इनमें एक निश्चित समय एकत्र व विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है 25 का। सी देखते हैं। व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। सी भी गलत है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक निश्चित समय में विद्यार्थी की कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है। कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है। तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या प्रतिक्रिया होगी। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं क्या है। आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग ना करें एवं अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करें। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाता है। छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करें। नहीं दोस्तों, सभी के साथ चर्चा करना है हमारे लिए। तो प्रश्न नंबर 26 का बी भी गलत हो जाता है। सी देखते हैं क्या है। छात्र से कहेंगे कि वह अपने माता पिता से पूछे व विद्यालय में इस विषय को ना उठाए। ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाता है 26 का सी भी गलत हो जाता है। डी देखते हैं क्या है। छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है। एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए उसे निम्न में से। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है वह छात्रों से पौधों के नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताने को कहे। नहीं दोस्तों, रटना नहीं है हमारे लिए। तो दोस्तों रटना, कंठस्थ करना तो ये नेगेटिव है। जब तक नहीं ना पूछा हो दोस्तों तब तक कंठस्थ जो है वो गलत ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी। छात्रों से कहें कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछें। ये भी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में
चलने को कहें, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों। तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें, बिल्कुल सही। डी देखने की आवश्यकता है, चलो देख लेते हैं। छात्रों से कहें कि वह स्वयं वीडियो देखकर पौधों की पहचान करें। नहीं दोस्तों, हम किस बात के लिए हैं? तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 है कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह कौन है? ये फराह अध्यापक अध्यापिका हैं, फराह अध्यापक हैं ये। फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें व उन्हें वर्गीकृत करें। दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का जो है वो ए तो सही लग रहा है, ए बिल्कुल सही लग रहा है। बी देखते हैं क्या है। संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएंगे, संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों है तो सही, लेकिन यहाँ हमारा गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ गलत हो जाता है दोस्तों, तो बी तो गलत हो जाता है। सी देखते हैं क्या है। छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। बिल्कुल सही है, सी तो सी सही हो जाता है दोस्तों, सी तो सही हो जाता है। छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। हाँ बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है। संचार के माध्यमों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाता है। तो ए और सी सही है दोस्तों। हमारा क्या है प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर क्या हो जाता है? ए और बी, ये तो गलत हो जाता है। ए और डी, ये भी गलत हो जाता है। ए और सी बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर जो हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ए और सी दोनों। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रा से कहती है कि वे अपने आस पास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें, यानी कि देखें कैसे हैं। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है, इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है? अध्यापिका ऐसा बच्चों से क्यों करा रही है? दोस्तों देख लेते हैं क्या है ऑप्शन, देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना। छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है। छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है। छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। रुचि शब्द जो आ गया दोस्तों वो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है दोस्तों। क्या सही हो जाता है? सी। ए और बी तो गलत है। डी और देख लेते हैं। छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। नहीं दोस्तों, ये कक्षा 3 के बच्चे हैं, कक्षा 3 के बच्चों में वैज्ञानिक समझ जो है दोस्तों विकसित करना का मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन जीन पियाजे ने बच्चों के लिए लिटिल साइंटिस्ट माना है, नन्हा वैज्ञानिक माना है। लेकिन दोस्तों यहाँ डी गलत हो जाता है, तो प्रश्न नंबर 29 का डी तो गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30 है सीमा एक ईवीएस अध्यापिका, सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को
अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरते हैं अथवा डूबते हैं। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती। क्योंकि उत्तर देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए, वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाता है। बी देख लेते हैं क्या है। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। शायद सही लग रहा है। सी और डी और देख लेते हैं। वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है। वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकेंगे। ये भी गलत हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। दोस्तों प्रश्न दोबारा और पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ लेना। सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं अथवा डूबती हैं। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती। हाँ सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। वे घनत्व बे क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों, ये 30 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न थे। आइए दोस्तों, 30 आउट ऑफ 30 आपके कितने आए दोस्तों? प्रश्न जो है दोस्तों वो ना तो कठिन थे और ना ही सरल थे, लेकिन दोस्तों सीटेट दोस्तों सीटेट 2022/23 को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। पेपर में दोस्तों यहीं से प्रश्न आएंगे दोस्तों। क्या आएगा? यहीं से प्रश्न आएंगे दोस्तों। यहीं से प्रश्न आएंगे दोस्तों पेपर में। दोस्तों देखिएगा जरूर। दोस्तों क्लास अटेंड करने के बाद 30 आउट ऑफ 30 कितने आए आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर इससे संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों ये जो आज की मेरी मैराथन थी 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला लेकर मैं आया दोस्तों, वो होने वाले सीटेट एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। और दोस्तों अंत में आप लोगों से यह कहूँगा मैं कि मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बेल आइकन भी जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि आने वाली मेरी क्लास का नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों अंत में 30 आउट ऑफ 30 कितने सही हुए दोस्तों आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और अगर इससे संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। ये एनसीईआरटी फिल्टर था दोस्तों। क्या था? एनसीईआरटी फिल्टर था दोस्तों। 30 में से आज की जो मेरी क्लास है 30 में से कम दोस्तों 8 से 9 क्वेश्चन आपके फंसेंगे। 100% दोस्तों 8 से 9 प्रश्न पेपर में 30 में से फंसेंगे दोस्तों। तो इन्हें देखिएगा जरूर दोस्तों। ये
क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अंत में आपसे कहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम आपके बीच बने रहें दोस्तों, और आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला लेकर आ रहा हूं मैं दोस्तों, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको चुनकर लाता रहूं दोस्तों, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहें दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें ताकि आपके बीच हम बने रहें और आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर आते रहें। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी को आप अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और इसी के साथ अंत में सभी लोगों को नमस्कार, थैंक यू।